क्या हो गया? यही सामने तो बैठा हूँ। बोल, क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? जैसे बातें करना मेरी ही जरूरत है, तुम्हारी नहीं। ना जाने कौन से ख्यालों में खोए रहते हो, जैसे कोई महाऋषि या महापंडित हो। ना जाने कौन सा चिंतन करते रहते हो। भाग्यवान, तुम तो नाराज हो गई और गुस्से में ना जाना मुझे क्या क्या बोले जा रही। छोड़ो। अच्छा बताओ, कैसी बातें करनी है? छोड़ोगी? हाँ, तो मैं यहाँ कह रही थी, तुम्हें याद है हमने फिल्म देखी थी, हम आपके कौन है, आपके कौन है, यही फिल्म देखी थी ना? हाँ, कितने बरस बीत गए, कुछ याद नहीं आता। अरे इसमें क्या है, मैंने तो अपनी जिंदगी में कई फिल्में देखी। लो सुनो, लग गए तो अपना बवाल करते, लग गए अपनी बताने। मेरी बातों को तो भूल ही गए, तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी नहीं है। अच्छा बाबा, मैं चुप हो जाता हूँ। बोलो, क्या कह रही थी? कौन सी मूवी, हम आपके कौन हैं? हाँ यही ना, फिल्म देखी थी। हाँ तो फिर क्या देखी थी? तुम्हें तो कुछ लगता ही नहीं, तुम्हें तो जोगी महात्मा होना चाहिए था। बेकार मेरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चों के चक्कर में फंस के रह गए। अब तुम ही बताओ, क्या गलती की मैंने? घर बनाया, गृहस्थी संभाली, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी नौकरी लगवाई, शादी ब्याह कराया, सब कुछ तो किया। क्या नहीं किया? अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं, सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है और बीवी को भूल गए? मुझे तो ऐसा कोई दिन याद नहीं आता जब तुम लोग इससे प्यार से बातें की हो। हमेशा दूर दूर रहे, खुद भी काम में व्यस्त रहे, मुझे भी काम में व्यस्त रखा। ना कभी अपने विषय में सोचा और ना ही कभी मेरे विषय में सोचा। भाग्यवान। अच्छा तुम ही बताओ, क्या बातें करनी है? सुना है आजकल बड़ी अच्छी फिल्म लगी है, दिल तो पागल है, दिल तो पागल है। नाम ही सुनकर कैसा कैसा लगता है, दिल तो पागल है ना? अब मैं क्या जानूं तुम्हारी बात में, तुम्हारे दिल में क्या है वो मुझे कैसे पता? तुम्हारी कुछ बातें तो मुझको बिल्कुल समझ नहीं आती। अब यह कोई उम्र है ऐसी बात करने की? कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? हम सयाने हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, हमारे बाल पक गए हैं। अब इन पके बालों के साथ प्यार व्यार दिल की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम बूढ़े हो गए। मुझे तो अभी भी प्यार की बातें करना बहुत अच्छा लगता है। बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ, उम्र बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ, सारी बातें दिल और दिमाग की होती है। तुमने तो सारी उम्र अपने दिल और दिमाग पर बुढ़ापा ही लादा रहा, तुम्हें क्या पता? पागल कहेगी, ये बातें दोहराने का क्या फायदा है? जो बीत गया सो बीत गया, अब राम नाम लो। जैसे अभी तक की जिंदगी सुख शांति में बीती है, वैसे बची खुशी जिंदगी भी बीत जाए। और जो तुम इस जन्म में नहीं कर पाई हो, वो अगले जन्म में देख लेना। अगला पिछला सारा हिसाब कर लेना। मैं नहीं मानती अगला जन्म। अगला जन्म किसने देखा है? ये सब झूठी बातें होती है, दिल बहलाने की, फुसलाने की बातें होती है। भाग्यवान। अच्छा तुम ही बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, बड़ी बेचैनी होती है। आखिर मैंने अपने जीवन में क्या पाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भाग्यवान, अब भूल भी जाओ बातों को। कैसे भूल जाऊं? क्या मिला है मुझे मेरे जीवन में? बचपन माँ बाप के अनुशासन में बीता, भाइयों ने हमेशा लक्ष्मण रेखा की सीमा में रखा, न कभी अपने मन का कुछ किया और न ही कभी अपने मन का सोचा। दिनों के बाद भी जो तुमने चाहा वही किया, जो तुमने नहीं चाहा वो नहीं किया। बस यही मेरा जीवन रहा। बड़ा अफसोस होता है मुझे मेरे जीवन पर। अच्छा, मगर तुम भी जानती हो, मैंने तुम्हें कभी किसी बात के लिए नहीं रोका। रोका है क्या? आज भी कहता हूँ, समय है, जो दिल में आए कर डालो, पूरे अरमान पूरे कर डालो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा शांत मन भटकता ही रह जाए। मुझे भी ऐसा लगता है, जरूर कुछ करना चाहिए। अच्छा, जरा मैं भी सुनूं, क्या करना चाहिए? चलो थोड़ा बैठ के बताओ हमको। हम अगले जन्म की राह क्यों देखें? क्यों ना हम इसी जीवन में अपने जीवन को फिर से जिए, अपने
उधर नहीं दूंगा। हमको लग रहा है इधर साइड अभी थोड़ी सी भेजी, इधर शैडो पड़ा थी लाइट में, लाइट सही नहीं दी। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज आने में ज़रा देर हो जाएगी। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करनी है। अच्छा बेटी, थोड़ी जल्दी आ जाना, ज़्यादा देर नहीं करना, अच्छे से आना, ज़माना बहुत खराब चल रहा है। क्या माँ, तुम क्यों मेरी चिंता करती हो? मैं अपना ख्याल रख लूंगी। कैसी है? हेलो, हाँ रमेश, हाँ तुमने नाटक के लिए पूछा था ना? हाँ हाँ मैं करूँगी। हाँ शकुंतला का नाटक ना? हाँ हाँ जरूर। मार दे रहा है। और ठीक हो तुम? अच्छा, हाँ 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 बहुत अच्छा रहेगा रमेश। हाँ ये तुम किससे बात कर रही हो? अच्छा मैं बात नहीं करती। तुम एक लड़के से बात कर रही हो? क्या ये अच्छे संस्कार है? अच्छे घर की लड़कियां ऐसा ही करती है। क्या तुम्हें नहीं पता है? शादी से पहले बार-बार से बात करना पाप होता है। कैसे न कर सकते रमेश की माँ? रमेश की माँ? कौन रमेश की माँ? रमेश मेरा सहपाठी है। मैं उसकी माँ नहीं, उसकी मित्र हूँ। छी 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 छी, ये कैसी बात करती हो रमेश की माँ? क्या तुम्हें पता नहीं है? रमेश हमारे होने वाले बेटे का नाम है। हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे और हमारे लड़के का नाम रमेश होगा। ये चाल चलन तुम्हारे ठीक नहीं लग रहे हैं हमको। शादी से पहले प्यार व्यार की बातें और चलना फिरना उन्हीं के साथ होना चाहिए जो तुम्हारा भविष्य पति हो, और तुम्हारा होने वाला पति मैं हूँ। समझी रमेश की माँ? किसी परायमर्श से बात करना ठीक नहीं है। गोपाल, इसमें क्या ठीक नहीं है? रमेश मेरा सहपाठी है, वो हमारे नाटक का दुष्यंत है। मैं उससे बातें क्यों नहीं कर सकती? इसमें चाल चलन और संस्कार की बातें कहाँ से आ गई? क्या तुम नहीं जानती हो? शायद दुष्यंत शकुंतला को धोखा देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। मैं जानती हूँ और सभी जानते हैं, फिर भी शकुंतला है, दुष्यंत है, और यह नाटक बार-बार खेला जाता है। राधा, तुम उसको भूल जाओ, इन सब बातों को भूल जाओ। तुम अपने समान जिंदगी में वापस लौट आओ। समान जिंदगी में लड़कियां अपने मर्जी से कोई फैसले नहीं लेती है। अपने परिवार के पुरुषों के बिना वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है। वो ना ही कोई बहस करती है, ना ही वो कोई झगड़ा करती है। तुम ऐसे ही अपने समान जिंदगी में वापस लौट आओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ राधा। तुम मेरी होने वाली आदर्श पत्नी हो। हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारा घर होगा, और तुम उस घर की स्वामी कहलाओगी। मैं उसे कैसे भूल जाऊं? शकुंतला के प्रति दुष्यंत के प्यार को कैसे भूल जाऊं? उसकी दी हुई प्यार की निशानी को कैसे भूल जाऊं? यह सब है तभी यह नाटक वर्षों से, सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? वही घिसी पिटी जिंदगी, खटारा जिंदगी की बातें। मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, ना ही तुमसे शादी करनी है और ना ही तुम्हारी पत्नी बनना है। देख लो ना मिश्रिमा, लेकिन बहुत पछताओगी। ये तुम सही नहीं कर रही हो। तुमको अपनी चरित्र की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर तुम मेरे सामने जिंदगी भर सर उठा के रहना चाहती हो, सीता सावित्री की तरह, नहीं तो फिर उल्टा कलंकी और चरित्रहीन बन के रह जाओगी। सोच लो इस बात को। मैं भी ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ, अब जल्दी से चाय बना के लाऊं। बड़ी देर कर दी तुमने आने में, बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। चाय बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पत्नी पति के लिए चाय बना के लाती है। मैं तो रोज ही चाय बनाती हूँ, एक दिन आप चाय बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। क्या मैंने तुम्हें कभी चाय बना के नहीं पिलाई? हाँ बनाई है, एक दो बार।
समझी? मैं आपकी बातें अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन आप भी मेरी बातों को समझिए। मैं भी कुछ हूँ। मेरी शिक्षा, मेरी नौकरी, मेरा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ तुम्हारे सामने नाती है, कचरा है। सब कुछ एक ही फूंक में उड़ा देते हो। तुमने मुझे कभी नहीं समझा। अच्छा, बहुत बातें आने लगी है तुझे। देख रहा हूँ तुम्हारा ज्ञान बढ़ गया है, बहुत ज्ञान आ गया है तुझे। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। ऑफिस में गैर मर्दों के साथ घूमते रहते, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ गया है। क्या कहेगी तू? हाँ, क्या कहना चाहती है? अरे ये तो मेरी मेहरबानी है जो तुम्हें ऑफिस नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाने देता हूँ। अरे इस महंगाई का सामना करना है, घर का कर्ज भरना है, नहीं तो मैं आज ही तुम्हारी नौकरी छोड़ के घर में बैठा दूँ। क्या समझती तू अपने आप को? हाँ, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती, लेकिन आप मुझे समझिए, मैं भी कुछ हूँ। क्या है तू? क्या है तू? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे सामने। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो मुझे अपनी चोचलेबाजी मत दिखाना। हमेशा नीची नजर रखना और नीचे आवाज में बात करना। जो तेरी जिम्मेदारी है वे सब तुझे ही करने हैं। घर, बच्चे, भोजन, पानी सब तुझे ही करने हैं। नौकरी करने से तू मेरी बॉस नहीं बन सकती, तू मेरी पत्नी बनकर रहेगी। इसे भूलना नहीं। मैं नहीं, तू भूल जा। गया वो जमाना जब पत्नियां पति के इशारों पे नाचती थी, पति की मर्जी से जीती थी और पति की मर्जी से मरती थी। मैं आबरू की, पढ़ी लिखी, सामान्य नारी हूँ। तुम्हारे बराबर नौकरी करती हूँ, तुम्हारे बराबर तनख्वाह पाती हूँ। क्या आज भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? हाँ, कर सकती है, और इसे भी खा सकती है। हाँ, रोकती हो, हाँ, रोकती हो ना, हाँ, रोकती हो। रमेश की माँ, तुम इन सब झंझटों में क्यों पड़ना चाहती हो? जो तुम्हारे ताकत के बाहर की बातें हैं, वो सब तुम क्यों करना चाहती हो? जैसा धर्म शास्त्रों में लिखा है नारी के बारे में, नारी के धर्म और कर्तव्यों को समझते हुए उसी राह पर चलती रहो। इसी में हम दोनों में प्रेम बना रहेगा। ना कोई झंझट, ना कोई झगड़ा। तुम बस एक नारी बनकर रहो और मुझे अपना पति, अपना स्वामी मानो। क्यों तुम एक नया बखेड़ा करना चाहती हो? तो पढ़ाई करूंगी, कमाई करूंगी, अपनी कमाई का हिसाब खुद रखूंगी, अधिक काम नहीं करूंगी, हर बात पे बराबरी। ऐसी बातें नारी को शोभा नहीं देती हैं। बराबरी की बातें नारी को शोभा नहीं देती? अरे नारी तो देवी होती है, वह कभी किसी बात का हिसाब नहीं रखती है। वह तो माँ होती है, पिता, भाई, पति, पुत्र, सबको ममता, माँ का प्यार लुटाती है, सबका ख्याल रखती है। ऐसी देवी पूजनीय होती है। तुम्हारी पूजा मुझे नहीं चाहिए। मैं भगवान नहीं, इंसान हूँ। मेरे भी अंदर दिल है, दिमाग है, मेरी भी सहनशीलता की सीमा है। मुझे मेरे अधिकार चाहिए, मानव होने के अधिकार चाहिए, समता, सहनशीलता, सबके अधिकार चाहिए। अधिकार तुम्हें सभी मिले हैं, तुम अपने अधिकारों के विषय में जानती ही क्या हो? तुम्हें तो उसके उपयोग करना भी नहीं आता है। यह तुम्हारी कमजोरी है। नारी कमजोर नहीं, तुम सब ने उसे कमजोर बनाया है, समझबूझकर उसे कमजोर बनाया है, षड्यंत्र के साथ उसे कमजोर, अबला, असहाय बनाया है। कैसी बातें करती हो तुम? मैं तो नारी स्वतंत्रता का समर्थक हूँ। समाज में नारी के सम्मान के लिए बड़े बड़े भाषण देता हूँ, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें अधिकार नहीं देता हूँ? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बातें मानो और जैसा मैं कहता हूँ बस वैसे ही करती रहो। मैं अपना रास्ता स्वयं देखना चाहती हूँ, अपने लिए निर्णय खुद लेना चाहती हूँ, अपने विषय में खुद विचार करना चाहती हूँ। मुझे गलत न समझो रमेश की माँ, मुझे अपना समझो, अपना शुभचिंतन मानो। मैंने हमेशा तुम्हें सही राह दिखाई है, अच्छी सलाह दी है। ये सब तुम क्यों चिंता विचार में पड़ना चाहती हो? अपने दिमाग को खाली रखो, अपने मन को शांत रखो और जैसा चलता है वैसे चलने दो। संघर्ष, बहस, लड़ाई, इन सबको छोड़ो, अपनी शांत और सरल जिंदगी में वापस लौट आओ रमेश
बनेगा। क्या हुआ बहन, किसी गालियां बक रही हो? या देखो, मेरा पति, मेरा स्वामी मुझे छोड़कर चला गया, मुझे अबला असहाय बनाकर मर गया। अरे अरे, ये तो दुख की बात है। पति के मरने पर क्या कोई पत्नी अपने पति को इस तरह से गालियां बकती है? लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जरा सोचो, क्या तुम्हें पता नहीं है? पति के मरने पर पत्नी जोर जोर से रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, अपनी छाती पीटती है, बेहोश हो जाती है, रो रो कर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेती है। तुम कैसी पत्नी हो? क्या तुम्हें पति के मरने का कोई दुख नहीं? दुख जन्म से मृत्यु तक नारी को दुख ही मिलता है। आज भी मैं दुखी हूँ, लेकिन नहीं, आज मैं अपना दुख नहीं, अपना गुस्सा दिखाना चाहती हूँ। मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध मुझे दिखाने दो। बहन, दिल में यदि क्रोध है, तब भी तुम समाज को अपना दुख बताओ, नहीं तो समाज तुम्हें बुरा कहेगा। गायन, पापी, न जाने क्या क्या कहेंगे। कहने दो, मैं नहीं डरती किसी से। आखिर मैं हूँ ही क्या? किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, मैं स्वयं कुछ भी नहीं। बहन, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। तुम किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो। ये सब तो सुख सौभाग्य की आभूषण है बहन। बस बस, रहने तो सौभाग्य की बातें। जो सौभाग्य पति के मरने पर खत्म हो जाए, ऐसा सौभाग्य किस बात का? देखना, अभी कुछ ही देर में लोग आकर मेरे दुर्भाग्य की बातें करेंगे, मुझ पर दया दिखाएंगे, मेरा श्रृंगार उतारकर मुझे विधवा बनाएंगे, और बाद में यही दयावान लोग मुझे नोचेंगे, लूटेंगे, खरोटेंगे, और फिर मुझे बदनाम करेंगे। बहन, हम सब तो लताएं हैं जो पेड़ के सहारे ही बढ़ती है। पेड़ यदि टूट जाए तो हम स्वयं भी जमीन पर गिर जाते हैं, और फिर पैरों तले रौंदे जाने की घटनाएं भी होती हैं। बहन, हमारी ऐसी स्थिति पर हमें रोना चाहिए या दुख दिखाना चाहिए? बहन, अभी तुम समाज को अपना दुख बताओ, बाद में क्रोध और विद्रोह की भावना को तुम प्रज्वलित करता। बहन, दुख की आग मेरे सीने में धधक रही है, लेकिन मैं रोकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती। अगर लोग यही देखना चाहते हैं तो यही से। हाय रमेश के बाबू, तुम मुझे क्यों छोड़ देते? मैं अकेले क्या करूंगी? तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे साथ खींच दो। रमेश के बाबू, ना शोर मचा रखा है। क्यों रो रही हो तुम? कहाँ चला गया हूँ मैं? नहीं, तुम्हारे पास तो बैठा हूँ। क्या तुम कोई सपना देख रही थी? सपना? नहीं तो मैं तो जाग रही थी। मैं सपना कैसे देख सकती हूँ? आप सोए थे? क्या आपने कोई सपना देखा? हाँ, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। तुम्हें हिसाब करना आता है? जरा जोर के देखो। हमारे विवाह को पूरे 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, और मैंने सपने में देखा कि हम स्वर्ण जयंती मना रहे थे। विवाह की स्वर्ण जयंती? हमारे देश के लोगों ने तो आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई है। स्वर्ण जयंती तो आजादी की मनाई जाती है, गुलामी से मुक्ति की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। मैं कहाँ आजाद हूँ? मैं कहाँ मुक्त हूँ? मैं कैसे मना सकती हूँ स्वर्ण जयंती? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम इतना सोच विचार करती ही क्यों हो? मैं मनाऊंगा स्वर्ण जयंती, तुम बस मेरा किसी तरह साथ दे दिया हो। हम स्वर्ण जयंती क्या, फिर तुम हीरक जयंती भी मनाएंगे। बस तुम मेरा इसी तरह साथ दो, हम सारी जयंतियां मनाएंगे। हीरक जयंती तुम्हारे साथ, तुम्हारे मनुवादी पुरुष परंपराओं के साथ अब मैं हीरक जयंती मनाऊंगी, और 50 वर्षों तक तुम्हारी अनुगामिनी अर्धांगिनी बनी रहूंगी। भाग्यवान, हम लोग जीवन में गृहस्थी रूपी दो पहिए हैं, हमें साथ साथ चलते रहना है। बस बस, ये सारी बातें केवल किताबों में लिखी अच्छी लगती है, व्यावहारिक जीवन में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। दिखाई नहीं देता? ये तो अच्छी बात है, तुम देखने की कोशिश ही क्यों करती हो? तुम मेरे नजरिए से देखो, मेरे चश्मे से देखो, तुम क्यों कोशिश करती हो देखने की? ऐसा करते हैं तो अपने चश्मे बदल लेते हैं। तुम मेरे चश्मे से देखो, मैं तुम्हारे चश्मे से देखूंगी।
चश्मा नहीं होता है। अरे गांधारी की आंखें होने के बाद भी वह पूरी जिंदगी आंखों पे पट्टी बांधी थी। अगर उसका पति चाहता तो उसकी आंखों से पूरी दुनिया देख सकता था, मगर नहीं। ना ही स्त्री की कोई आंखें होती है, ना ही पत्नियों की कोई नजरिया होता है, और ना ही कोई चश्मा होता है। वाह, खूब कही आपने। गांधारी का जमाना कब का गया? अब कोई पत्नियां आंखों पे पट्टी नहीं बांधती। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें पट्टी बांधने को कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तुम मेरे चश्मे से देखो। हमें स्वर्ण जयंती मनाना है। इस स्वर्ण जयंती मैं भाषण देना चाहती हूँ। अरे जरूर दो। आजकल अनेक महिलाएं सभा सम्मेलन लेने लगी हैं, साहस के साथ भाषण देने लगी हैं। तुम भी जरूर दो, तुम भी अपनी बातें जरूर रखो। भाइयों और बहनों, सदियों की अंधी, गूंगी, बहरी, अपाहिज स्त्री को बोलने का अवसर मिला है। मैं अवसर देने वाले का आभार मानती हूँ। हमने आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई है, लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा संपूर्ण समाज आजाद हुआ है? क्या यह आजादी नारी समाज को भी मिली है? हम अपनी आजादी पूर्ण रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए, तभी हम सही मायने में आजादी की स्वर्ण जयंती मना सकेंगे। वाह रमेश की माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम इतना अच्छा भाषण दे सकती हो। सच में मुझे पता नहीं था, तुम बदल गई हो। आप तो बस मेरी तारीफ करके मुझे खुश करते हैं, लेकिन मेरी बातें नहीं मानते। अरे भाग्यवान, मानूंगा, जरूर मानूंगा। तुम कहो तो सही। आप मेरा चश्मा पहन लीजिए ना। देखिए मेरे पास भी चश्मा है, आपने इसे कभी देखा ही नहीं। पहन लीजिए ना। चलो एक बार ऐसा ही करके देख लेते हैं। इतना कह रही हो तो तुम्हारी इच्छा है तो एक बार तुम्हारा चश्मा मैं पहन के ही देख लेता हूँ। क्या बात है? चलो आप मुझे अपना चश्मा दे दीजिए और मैं अपना चश्मा आपको देती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। यह सारा कमाल इस चश्मे का है। यही चश्मा तुम्हारे दिल दिमाग पर हमेशा चढ़ा रहा। इस चश्मे को उतारकर कभी तुमने दूसरों की नजरिए से नहीं देखा? हाँ, मुझे भी बहुत परिवर्तन सा महसूस हो रहा है। जो तुम आज तक जो बातें कहती थी, जिसका मैं विद्रोह करता था, मुझे वह सारी बातें जरूरी और महत्वपूर्ण लग रही है। मैं कभी अपने चश्मे से ये सब बातें देख ही नहीं पाया था। आज तुम्हारे चश्मे से मुझे सब कुछ साफ, स्पष्ट और जरूरी नजर आ रहा है। हाँ, और तुम्हारा वही चश्मा अब मेरे पास है। यही चश्मा लगाकर तुम अपने आप को ज्ञानी समझते रहे, स्वामी, सत्ताधारी मानते रहे और मेरी भावनाओं को कुचलते रहे। क्यों? मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ भाग्यवान, मैंने तुम्हारे पर बहुत अन्याय किया है। मुझे उन सब बातों का पश्चाताप है। केवल पश्चाताप करने से क्या होता है? अब आगे का क्या इरादा है? आगे के लिए जैसा तुम कहोगी वैसा ही जैसा तुम चाहोगी। अच्छा, मुझे अब मेरे चश्मा नहीं, हम अपने चश्मे अब नहीं बदलेंगे। अब आप हमेशा मेरे चश्मे से देखेंगे और हम आपके चश्मे से देखेंगे, समझे? समझ गया। परंतु ये लेकिन परंतु क्या लगा रखा है? मैं आज तक अपने चश्मे से देखकर तुम्हारे पर बहुत अत्याचार किया हूँ, बहुत शोषण किया हूँ। हाँ, और तुम्हारा वही चश्मा अब मेरे पास है। हाँ, तुम्हारा चश्मा मेरे पास है और मेरा चश्मा तुम्हारे पास है। मुझे मेरा चश्मा वापस कर दो, तुम मेरे चश्मे से मत देखो। मैंने तुम्हारे पर बहुत अत्याचार किए हैं, अन्याय किए हैं। मुझे डर लग रहा है तुम भी मेरे साथ वैसा ही करोगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे साथ तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम तो परिवर्तनवादी हो। ये अन्याय अत्याचार के विरुद्ध साहस से जंग लड़ रही हो। तुम दूसरों के साथ अत्याचार कैसे कर सकती हो? अच्छा, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं।
अचानक आप में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? समझी, इसलिए कि आपका चश्मा मेरा पास है। मैं वह कह रहा था, मुझे मेरा चश्मा वापस कर दो, तुम मेरे चश्मे से मत देखो। स्त्रियों पुरुषों का चश्मा को शोभा नहीं देता है। क्या तुम नहीं, तुम्हारे भीतर का भय बोल रहा है। वह इस बात का कि यदि सत्ता का अधिकार स्त्रियों को मिल जाए तो पुरुषों का क्या होगा। लेकिन डरो नहीं, हम स्त्रियां पुरुषों की तरह कठोर नहीं होती। हम सत्ता के घमंड पे अंधी नहीं बनती। हम स्त्रियां पुरुषों का सम्मान चाहती हैं, समता चाहती हैं। स्त्री मुक्ति से ही नए समाज की निर्माण होगा। यह सुंदर सुनहरा भविष्य हमारा है, तुम्हारा है, हम सब का है। इसके लिए जरूरी है हम अपने पुराने चश्मे फेंक कर नए चश्मे से दुनिया देखें, परिवर्तनवादी, समतावादी नए समाज का निर्माण करें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए रमेश की माँ। फिर वही बात। हाँ राधा, मेरी प्रिय राधा। हाँ गोपाल, हमें पति पत्नी होने से पहले एक अच्छे मित्र होने चाहिए। राधा, तुम कितनी अच्छी हो। आप विश्ववादी चश्मे अपने पुराने वाले फेंक दिए। हाँ, हर पतियों को, हर पुरुषों को यही करना चाहिए। स्त्री मुक्ति से ही नए समाज की निर्माण होगा। यह सुंदर सुनहरा भविष्य हमारा है, तुम्हारा है, हम सब का है। इसके लिए जरूरी है हम अपने पुराने चश्मे फेंक कर नए चश्मे से दुनिया देखें, परिवर्तनवादी, समतावादी नए समाज का निर्माण करें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए रमेश की माँ। फिर वही बात। हाँ राधा, मेरी प्रिय राधा। हाँ गोपाल, हमें पति पत्नी होने से पहले एक अच्छे मित्र होने चाहिए। राधा, तुम कितनी अच्छी हो। आप विश्ववादी चश्मे अपने पुराने वाले फेंक दिए। हाँ, हर पतियों को, हर पुरुषों को यही